बहुत बहुत बधाई दोस्तों। फाइनली सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है फॉर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2022। आज वो दिन है दोस्तों जहां पे आप एक दूसरे को बोलेंगे कि आज से पार्टी बंद और पढ़ाई में लग जाएंगे। मुझे पता है कि आज शाम को आप जस्ट एक नॉर्मल शाम की तरह कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे और फाइनली एक पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आया होगा, आपके टेलीग्राम ग्रुप में आया होगा और हल्ला मच गया होगा कि नोटिफिकेशन आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया है। एंड आप सब फट से एक बार बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड, एक्साइटेड और हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नर्वस होके उस पीडीएफ को आपने खोला होगा, वैकेंसी देखी होगी। कुछ लोग हो सकते हैं खुश हुए हों, कुछ लोग हो सकते हैं दुखी हुए होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हमको खुश होना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग को थोड़ा सा फिक्रमंद होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नोटिफिकेशन का एक एक लाइन हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कौन से रूल्स के अंडर कहाँ पे पैराग्राफ में एज के बारे में लिखा है, सिलेबस के बारे में लिखा है, क्वालिफिकेशंस के बारे में लिखा है या फिर सर्टिफिकेट्स के बारे में लिखा है। दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट है, दिस इज द मदर डॉक्यूमेंट। यहीं से एक एक यूट्यूब वीडियो, एक एक मैगजीन्स, एक एक कोचिंग में जो भी ज्ञान दिया जाएगा आपको सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स या मेंस को लेके, वो कहीं ना कहीं इसी पीडीएफ से ओरिजिन होता है। तो दोस्तों ये मदर पीडीएफ है, इसको आपने एक बार पढ़ लिया तो आपके पास पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कि हाउ द रूल्स वर्क, what are the provisions and what are the different exemptions। तो दोस्तों आज चालू करते हैं एक एक करके। हम लोग जो काम की इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर पीडीएफ में वो मैंने हाईलाइट कर दी है। इसका जो लिंक है नीचे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है, आप जाके उसको ड्राइव लिंक से देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करना चालू करते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, स्ट्रैटेजिकली इनका क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, और जो भी रूल्स दिए हैं उसका एक काल्पनिक सिचुएशन हम लोग बना के देखेंगे कि क्या कैसे वो वर्क करेगा, कैसे वो एप्लीकेबल होगा। दोस्तों फाइनली नोटिफिकेशन का जो डेट है दैट इज 26 नवंबर, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है। सीजीपीएससी की प्रिपरेशन रही है, हमेशा से ये ट्रेडिशन रहा है कि संविधान दिवस के दिन सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आता है। तो फाइनली दोस्तों ये ट्रेडिशन कंटिन्यू हुआ इस साल और 26 नवंबर के इस पावन दिवस पे आपको नोटिफिकेशन मिल गया है। पहली इंपॉर्टेंट लाइन दैट इज प्रीलिम्स की डेट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स का जो डेट है दैट इज दोस्तों 12 फरवरी। 12 फरवरी का मतलब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने दिन बचे हैं, आपको किस प्रकार से स्ट्रेटेजाइज करना है, कितना टाइम रिवीजन के लिए देना है, कितना टाइम टेस्ट सीरीज के लिए देना है। तो 12 फरवरी इज द डेट दोस्तों, और यहाँ पे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना टाइम है प्रीलिम्स के डेडिकेटेड प्रिपरेशन के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों मेंस की डेट। मेंस की डेट है संभावित तिथि जो बोल रहा है 11, 12, 13, 14 मई 2023 में दे रहा है। स्ट्रैटेजिकली इसका क्या इंपॉर्टेंस है? स्ट्रैटेजिकली इसका इंपॉर्टेंस है कि मई इज द मंथ ऑफ वेरी वेरी हॉट समर्स इन छत्तीसगढ़। खासकर अगर आप छत्तीसगढ़ प्लेन्स या फिर मध्य छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो हो सकता है लू भी चले। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको अपने आपको कंडीशन करना है, इसके हिसाब से हमको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, इसके हिसाब से हो सकता है फिटनेस और डाइट का भी कुछ रूटीन हमको चेंज करना पड़े। इतनी बात याद रखनी है, प्रीलिम्स है 12 फरवरी को, मेंस है मई की गर्मी में। इतना स्ट्रैटेजिकली आप अपने दिमाग में रखिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब होगा। हर बार इतने सारे लोगों को मैंने देखा है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के दिन भरना चालू करते हैं। तो एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो रहा है? एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर 2022 से लेके 20 दिसंबर 2022 तक दोस्तों। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें जो स्ट्रैटेजिकली क्या इनपुट आ सकता है दैट इज कि जब भी कोई पोर्टल आपका स्टार्टिंग में खुलता है दोस्तों, तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। फॉर एग्जांपल ओटीपी समय पे नहीं आना, पेमेंट डिक्लाइन कर जाना, पेमेंट हो जाना लेकिन आपका एप्लीकेशन में स्टिल अनपेड बताना। इस प्रकार के छोटे छोटे जो ग्लिचेस होते हैं दोस्तों, वो आपको देखने को मिलेंगे किसी भी पोर्टल के ओपनिंग के स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन। और लास्ट का जो डेट है दोस्तों 20 तारीख, इस दिन ये सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, हो सकता है कि ठप भी पड़ जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं लास्ट डेट पे, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है दोस्तों। तो इसमें जो परफेक्ट स्ट्रैटेजी है डैट इज ना हमको पहले दिन अप्लाई करना है, ना हमको लास्ट दिन के ट्रैफिक में अपना लक फंसाना है। हमको अप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि जो सेकेंड वीक ऑफ एप्लीकेशन है उसके मिडल में आप भरे। फॉर एग्जाम्पल अगर 1/12/2022 को हो रहा है ओपन, तो लगभग अगर आप 10 तारीख के आसपास
भरेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को, तो जितनी भी टेक्निकल डिफिकल्टी स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस की गई थी वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप बीच में भरेंगे तो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ चॉइस है वो आपको अलॉट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आप लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के ट्रैफिक को भी अवॉइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 स्ट्रैटेजिकल पॉइंट हमको फर्स्ट पेज से मिलते हैं। उसके बाद जो जनरल कंडीशन है वो है कि आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। पहले लोग पोस्ट ऑफिस में करते थे, अब टोटली ऑनलाइन हो गया है। दूसरा, पेमेंट भी ऑनलाइन होगा। चेक, ड्राफ्ट, मनी ड्राफ्ट, कैश ये सब एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट है psc.cg.gov.in। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी इस प्रकार के एग्जामिनेशन होते हैं, हाईली सॉट आफ्टर एग्जामिनेशन होते हैं, तो जितने भी साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं ये इससे जुड़े हुए ही कह सकते हैं कि वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पीएससी है ना, तो हो सकता है कि www.cgpsc.cg.gov.in इस प्रकार का कुछ डोमेन वो बना दे, तो हो सकता है किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड की आशंका रहती है। आपने पूरा पेमेंट पे कर दिया है, उसके बाद आप वेट कर रहे हो कि आपका एप्लीकेशन कब आएगा, और फाइनली आपको फ्रॉड का तब पता चलता है जब आप एप्लीकेशन जमा कर चुके होते हैं, पैसा पे कर चुके होते हैं, और आपका प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड में जो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वो रजिस्टर नहीं होता है आपका ओरिजिनल साइट में। तो दोस्तों इस प्रकार के फ्रॉड से बचिएगा। ये पर्टिकुलर जो डोमेन है इसको ही एंटर करिएगा अपना सीजीपीएससी के फॉर्म्स को फिलअप करने के लिए। इसके बाद दोस्तों एक बार आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है 1 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में, तो इसके बाद 2 फेजेस में आपके जो एरर करेक्शन होंगे। पहला फेज फ्री में होगा, दूसरा फेज पेड होगा। तो 30 तारीख का जो फ्री का काम होगा वो होगा 21 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक, और इसका ये टाइमिंग दिया हुआ है। यहाँ पे निःशुल्क होंगे आपके जितने भी त्रुटि सुधार है। इसके बाद जो एरर करेक्शन होगा उसमें आपको 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें जो स्ट्रैटेजी है या प्रो टिप है वो ये है कि आपको पहली बार में ही अच्छे से फॉर्म भरना है, ना आपको इसका एरर करेक्शन के लिए वेट करना है, ना आपको एक्स्ट्रा पैसे देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि छत्तीसगढ़ पीएससी ऐसा है कि अगर उसको आप ज़्यादा पैसा दे देंगे तो वो ले लेगा, लेकिन अगर आपको कुछ मान लीजिए कुछ चेंजेस ऐसे करने पड़े जिसमें आपको पैसे लौटाने पड़ेंगे सीजीपीएससी को, तो आपको नहीं लौटाएगा। फॉर एग्जांपल दूसरे स्टेट वालों को पे करना पड़ेगा 400 सीजीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए, और होम स्टेट वाले को कुछ भी पे नहीं करना है, बस पोर्टल में लगने वाला जो फीस है उसको पे करना है। तो मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में भरा कि मैं छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल नहीं हूँ, मैं छत्तीसगढ़ का मूल निवासी नहीं हूँ, और आपने 400 पे कर लिया। ठीक है, दूसरी बार में आपने इसका संशोधन कर लिया त्रुटि सुधार में फ्री में, और आपने कर दिया कि आप छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल हैं और आपकी कैटेगरी ये है, तो कायदे से सीजीपीएससी को आपको 400 रुपये लौटाने चाहिए। लेकिन जस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी अनकन्वीनियंट, तो इसमें उन्होंने ये कर लिया कि इसमें इनकन्वीनियंस से बचने के लिए उन्होंने ये कर लिया कि शुल्क अंदर की राशि वापस नहीं की जाएगी, ऐसे करके लिख दिया। अगर कोई चेंजेस करते हैं और एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं आपको, तो वो तो आपको सीजीपीएससी को देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे कोई चेंजेस होते हैं जिससे सीजीपीएससी को आपको अगर पैसे देने हैं तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियर कर दिया गया है। और फाइनल इसमें ये बोल दिया है कि इसमें जितने भी रूल्स गवर्न होंगे वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रक्रिया नियम 2014 के अंतर्गत होंगे। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मोटी मोटी चीज़ें इस एडवर्टाइजमेंट में दे दी गई है। इसके बाद दोस्तों ये लिखा गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है, अथवा उसके द्वारा दी गई जानकारी अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, गलत पाई जाती है, तो उसकी अभ्यर्थी चयन आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ डिटेल्स भरी थी जो गलत निकली, आपने एग्जाम में भरा था कि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बाद आप सर्टिफिकेट्स ही प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो आपका जो कैंडिडेचर है, आपका जो मेरिट लिस्ट है, उसको ये लोग कैंसिल कर सकते हैं, एंड दैट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। आप हाई कोर्ट में जाएंगे, आप ये बोलेंगे कि भाई मेरा तो बाद में प्रिपेयर हुआ, मैं बिलोंग करता हूँ इस पर्टिकुलर कैटेगरी से, लेकिन एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन या फिर ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में सबमिट नहीं कर पाया था, या फिर अभी मैं आई विश टू चेंज माई कैटेगरी, तो ये हो नहीं सकता है। इसमें आयोग का जो डिसीजन होगा दैट विल बी लास्ट एंड बाइंडिंग। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। फाइनली सबसे ज़्यादा वेटेड पोर्शन एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं। तो इस बार का जो एडवर्टाइजमेंट है, जो वैकेंसी है, ये पूरे छत्तीसगढ़ पीएससी की हिस्ट्री में इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि इस बार रोस्टर डिसाइड नहीं हुआ है, एंड आपको ये लमसम डेटा बता दिया गया है कि सीजीपीएससी में जो डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट है उसके लिए 15 आएंगे। कौन सी कैटेगरी में क्या है डिसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि अभी क्वेश्चन मार्क पड़ा हुआ है। हाई कोर्ट के 50% के हिसाब से आना है, या पहले के 58% के हिसाब से निकलेगा, या अभी रिसेंटली के 76% के हिसाब से निकलेगा। ये क्लैरिटी जो है ये हो सकता है, जहाँ तक मुझे
लॉजिक लगाते बन रहा है, आयोग को ये लगेगा कि शायद 2-3 महीने में ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। एंड आयोग का ये कहना है कि ये जितने भी पोस्ट हैं इनकी जो संख्या है प्रीलिम्स के रिजल्ट के पहले इनको चेंज किया जा सकता है। तो द बेसिक लॉजिक है इस पर्टिकुलर रोस्टर को निकालने का विदाउट रिजर्वेशन इज दैट कि फरवरी में होगा प्रीलिम्स, इसके बाद इसका रिजल्ट एटलीस्ट हो सकता है आपको अप्रैल में देना पड़े, अप्रैल फर्स्ट वीक में देना पड़े। तो अभी आप मान के चलिए यू हैव एटलीस्ट 6 मंथ्स। तो हो सकता है आपका ये सोचना हो कि लगभग 5 से 6 महीने मिल जाए, पेपर टाइम पे हो जाए और हम लोग को रिजल्ट निकालने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो इससे क्या हुआ है कि रोस्टर नहीं निकाल के सीजीपीएससी ने कह सकते हैं एक तीर से दो निशाना ये लगा लिया है कि पहला ये कि हम एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लेंगे, क्योंकि हमारा रूल ये कहता है कि हमको प्रीलिम्स के पहले तक, प्रीलिम्स के रिजल्ट के पहले तक हम लोग चेंज कर सकते हैं पोस्ट की संख्या, ठीक है। दूसरा ये कि इट गिव्स देम टाइम। टाइम क्या मिलता है कि 5 से 6 महीने हमको मिल गए हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के केस के आधार पे अपनी गाइडलाइंस बनाने का, अपना रोस्टर बनाने का। तो एग्जाम बिना रुके भी हो जाएगा और हम लोग किसी भी प्रकार से किसी भी इंस्टीट्यूशन, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की अवहेलना भी नहीं करेंगे। तो इसलिए दोस्तों जो टोटल आया है दैट इज 189। तो यहाँ पे जो बेसिक सवाल आता है कि रिजर्वेशन क्यों नहीं बताया गया, तो उसका मैंने रीज़न बता दिया है। दूसरा ये कि कई लोग जो शौकीन हैं, जिनको वर्दी पहनने का शौक है, दैट टू डीएसपी वाली, वो थोड़ा सा परेशान है कि डीएसपी की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी सर। तो देखो इसमें लिखा गया है कि संबंधित विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन आ सकता है। कुल मिला के हो सकता है कि इनका जो विभाग है वहां से वैकेंसी नहीं भेजी गई होगी। दूसरा ऑप्शन क्या खुला है हमारे पास कि प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी होने से पूर्व सेवा संवर्ग में पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं और इनका जो कैटेगरी है, रोस्टर है, दैट कैन चेंज बिफोर प्रीलिम्स का रिजल्ट, जो कि मुझे लगता है मार्च एंड या अप्रैल के मिड में आने की संभावना है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं है और क्या डीएसपी की पोस्ट आएगी या नहीं आएगी, इसका यहाँ से क्लियर हो गया है। उसके बाद बेसिक जो है वो ये है कि अगर आपको कैटेगरी लगानी है, फॉर एग्जांपल आपको SC ST OBC वुमेन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, इस प्रकार की किसी भी कैटेगरी को आपको लगाना है तो आपको डोमिसाइल होना जरूरी है इस पर्टिकुलर स्टेट का, ये क्लियर कर दिया है। अगर आप राजस्थान की मीणा हैं, आप राजस्थान के ट्राइब में, शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल नहीं हैं तो आपको यहाँ आके जनरल से ही फाइट करना पड़ेगा दोस्तों। ये बात क्लियर हो गई। तो अगर आपको कैटेगरी लगानी है किसी प्रकार की तो यू नीड टू बी अ डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन एवं बाद में प्रस्तुत होने वाले मुख्य परीक्षा के आवेदन में दी गई जानकारी में भिन्नता पाए जाने पर आवेदन स्वमेव निरस्त माना जाएगा। आपको पता है कि प्रीलिम्स का बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो आपने प्रीलिम्स भर दिया, चलो प्रीलिम्स मैं शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी से भर देता हूँ तो मैं कम कट ऑफ में निकाल लूँगा। फिर आप मेंस में जाके बोलोगे कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, मैं तो अनरिजर्व से बिलोंग करता हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये आपने फ़ायदा ले लिया है और आपने एक सीट का नुकसान कर दिया है एक पर्टिकुलर शेड्यूल्ड ट्राइब वाले कैंडिडेट का। तो ऐसा नहीं होगा, आपकी जो कैंडिडेचर है वो निरस्त कर दी जाएगी और आप एग्जामिनेशन के आगे वाले स्टेज में नहीं जा पाएंगे। उसके बाद अत्यंत महत्वपूर्ण क्या बोला गया है, किसी प्रकार का पत्राचार नहीं होगा। आपको जो भी अपने फॉर्म में जो भी आपको अमेंडमेंट करने हैं, जो भी त्रुटि सुधार करना है, आप ऑनलाइन माध्यम से करिए। दफ्तर के चक्कर काटने से, एप्लीकेशन देखने से कुछ नहीं होने वाला है। सीजीपीएससी का बेसिक यही थिंकिंग होगी कि जो भी भरना है, अगर कोई आदमी इतने बड़े सर्विस में आ रहा है तो एटलीस्ट ही कैन फिल अ फॉर्म प्रॉपरली। और अगर ऐसे ऐसे करके अगर मान लो हर दिन 100 लोग 200 लोग भी आ रहे हैं अपने त्रुटि सुधार करवाने के लिए, तो कार्यालय में लोड भी बहुत पड़ता है। तो इसके पीछे यही फिलॉसफी रही होगी कि आप जो भी करना है, एटलीस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर सच अ हाई पब्लिक ऑफिस, यू कैन फिल अ सिंगल फॉर्म प्रॉपरली। इसलिए किसी प्रकार का पत्राचार या फिर सीजीपीएससी के दफ्तर काटने का कोई भी मतलब नहीं होगा। बाद में एक बार में अच्छे से अपना फॉर्म को फिल करिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राज्य सेवा परीक्षा में अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपको इनकम सर्टिफिकेट्स किसी प्रकार जमा करना है तो ये 3 फाइनेंशियल ईयर्स के होने चाहिए, 2021-22, 2021 और 19-20। तो अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं और स्पेशली आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो मेक श्योर उसका जो
कैटेगरी का रिक्वायरमेंट्स है या फिर जो भी सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं आप पहले से तैयार कर लीजिए। बाद में एग्जामिनेशन के टाइम में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, इंटरव्यू के टाइम में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है दोस्तों ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनवाने में। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव अमले से हूँ अब, एंड आई कैन टेल यू कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के डायरेक्टिव्स हैं कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। तो पूरा जो प्रशासन है उसका जो परफॉर्मेंस है उसका वन ऑफ द पैरामीटर्स है जज करने का कि आप कास्ट सर्टिफिकेट्स आपने कितने इशू करे हैं। तो आपका हो सकता है अभी बहुत ही आसानी से बन जाए कास्ट सर्टिफिकेट्स दोस्तों। तो अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जाके कंपीटेंट अथॉरिटी या जो सक्षम अधिकारी है उस पर बना लीजिए। बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा के केंद्र। एग्जामिनेशन सेंटर अभी 33 डिस्ट्रिक्ट भले ही हो गई है, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर्स आर स्टिल 28 दोस्तों। तो अगर आप शक्ति जिला में हैं तो हो सकता है आपको जांजगीर चांपा ही आना पड़े आपका एग्जाम देने के लिए। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसको नोटिस कर सकते हैं कि भले ही अभी नंबर और डिस्ट्रिक्ट की संख्या 33 है दोस्तों, बट आपको अभी भी इन 28 डिस्ट्रिक्ट्स के मुख्यालय में या फिर इनके हेडक्वार्टर वाले शहर में हो सकता है एग्जामिनेशन देना आना पड़े। अगर आप किसी नए जिले से तो देख लो लेफ्ट वाला जिला पास पड़ रहा है मुख्यालय या राइट वाला जिला पास पड़ रहा है मुख्यालय का, तो वहाँ से आप अपना पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर भर सकते हैं। फाइनली आयोग द्वारा प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा एवं परीक्षा केंद्र परिवर्तन हेतु अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुल मिला के दोस्तों एक बात क्लियर है, कोई भी चीज़ हो रही है पूरा ऑनलाइन हो रही है, आपको बाद में दफ्तर में जाके चक्कर काटने का कोई मतलब नहीं है। पत्राचार मत करिए, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि हमसे पत्राचार मत करो, दफ्तर में आके मत मिलो, जो भी करना है आप ऑनलाइन विद इन द शेड्यूल टाइम कर लो। तो बी वेरी केयरफुल वाइल फिलिंग योर फॉर्म्स। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर में बढ़ोतरी या कमी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल बिलासपुर में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो हो सकता है कि यहाँ पे आजू बाजू वाले कह सकते हैं कि शहर में भी हो सकता है कि एग्जामिनेशन सेंटर दे दे। सेम इज़ विद दुर्ग, रायपुर और जितने भी डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं वहाँ पे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो इसमें इन्होंने बोला है कि किसी भी भारत के केंद्रीय या राज्य विधान मंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय माने जाने गई किसी शैक्षणिक संस्थान की उपाधि डिग्री होना चाहिए अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डिग्री होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो ये है, क्या हम लोग फाइनल ईयर में सीजीपीएससी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं? तो द आंसर इज यस। आप फाइनल ईयर आपका 8 सेमेस्टर चल रहा है, 7 सेमेस्टर चल रहा है, आप सीजीपीएससी का अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू के टाइम पे आपको प्रोविजनल डिग्री बस प्रोड्यूस करनी है। तो इंटरव्यू का टाइम ऐसा होता है कि लगभग वो हो जाता है अक्टूबर नवंबर हो जाता है इंटरव्यू होते हुए। अगर गिवन कि अप्रैल मई में हुआ है आपका पर्टिकुलर मेंस, तो आपका मेन काम ये है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप सीजीपीएससी का प्रीलिम्स दे सकते हैं। प्रोविजनल डिग्री आपको मिल जाएगी मई जून तक, और जब तक आपका वो आएगा, जब तक आपका इंटरव्यू कॉल आएगा, तो यूजुअली जो कॉलेजेस होते हैं उनका जो कन्वोकेशन दिसंबर जनवरी के आसपास ही होता है, तो आपकी प्रोविजनल डिग्री उसमें चल जाएगी। तो इट्स नॉट एन इशू। अगर आप आखिरी ईयर में आपकी प्रिपरेशन हो गई है और आपकी एग्जामिनेशन प्रीलिम्स निकलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जामिनेशन आराम से दे सकते हैं। ऐसा कंडीशन थोड़ा रेयर होता है, बट हाँ अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाला सवाल कि आयु की गणना हेतु निर्धारित तिथि क्या है? तो आपकी आयु जो होगी वो 1/1/2022 के डेट पे डिसाइड होगी। तो दोस्तों कुल मिला के इसका शॉर्ट टर्म ये है कि अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2000 का है तो आप पर्टिकुलर एग्जाम को दे सकते हैं। 2000 ईयर 2000 में जन्मे कोई भी इंसान आराम से वाला एग्जामिनेशन दे सकता है। टेक्निकली 1/1/2001 वाला भी दे सकता है क्योंकि वो उस टाइम 21 साल का हो जाएगा, लेकिन उसको उतना स्पेसिफिकेशन में ना जाते हुए अगर आप ईयर 2000 के डेट ऑफ बर्थ या उसके पहले के हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है पर्टिकुलर एग्जामिनेशन देने के लिए। ठीक है, 2001 में जन्मे 2001 के बाद जन्मे जितने भी लोग हैं वो लोग नहीं दे सकते। इसके पहले 2001 के पहले जितने लोग जन्मे हैं वो लोग दे सकते हैं।
सिंपल सा रूल है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2001 के पहले की है तो आप आराम से इस साल का प्रीलिम्स दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब डीएसपी का पद तो आया नहीं है, लेकिन वो कुछ दिनों में आ जाएगा। जैसा कि नोटिफिकेशन उन्होंने पढ़ लिया है, प्रीलिम्स के रिजल्ट के पहले इन पर्टिकुलर जो पोस्ट है, उनके कैटेगरी से उनका रिजर्वेशन है, वो चेंज किया जा सकता है। तो अगर आपको डीएसपी बनना है तो उसके अंडर क्या क्या क्राइटेरिया अपन देखते हैं। यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है डीएसपी के जितने भी क्राइटेरियाज हैं उनको देखते हुए, क्योंकि डीएसपी में ही सबसे ज़्यादा फिजिकली और डिमांडिंग एरिया है, जिसमें हो सकता है कि मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के कारण आपको अपने पोस्ट रैंक लाने के बाद भी ना मिले, या फिर मिल जाए उसके बाद आपको निकाल दिया जाए और आपको कोई भी अदर पोस्ट नहीं मिलेगी। तो उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व्ड मेल है तो आपके पास जो आयु सीमा है दैट इज 21 to 28 वर्ष। आप 28 ईयर्स के हैं तो आप डीएसपी बन सकते हैं, अगर 29 हो गया तो आप नहीं बनेंगे, ठीक है। अनरिजर्व्ड मेल, आपके लिए जो डीएसपी की एज डेडलाइन है दैट इज 28। उसके बाद बात आती है एससी एसटी ओबीसी की। इनको मैक्सिमम 5 ईयर्स का छूट है, मतलब इनके लिए जो डेडलाइन डेट है दैट इज 33, ठीक है। अनरिजर्व्ड मेल 28, एससी एसटी ओबीसी 33, ठीक है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है जिसने अपनी सर्विस दी है तो उसको उसका सर्विस का जितना भी पीरियड है, मान लो अभी वो 39 ईयर्स का है और उसका सर्विस का पीरियड है 10 ईयर्स, तो उसको माइनस करके उसकी एज 29 मानी जाएगी। और उसके बाद ये भी एक्सेप्शन दिया गया है कि 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिफरेंस। मतलब जब उसकी इक्विवेलेंट एज कैलकुलेट करेंगे तो वो 31 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें ये है कि मान लो कोई एक्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है, एक्स सर्विसमैन है, ठीक है। इसकी अभी एज है 39 ईयर्स और इसने 9 साल सर्व किया है अपना पर्टिकुलर सर्विस में, ठीक है। तो इसका 39 माइनस 9 हो जाएगा, तो इसकी इक्विवेलेंट एज 30 कैलकुलेट होगी। भले ये 28 के बाहर है, लेकिन इसमें लिखा गया है कि उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक ना हो, मतलब 28 + 3 मतलब 31 के अंडर होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आपकी जो भी एज है माइनस आपका सर्विस का पीरियड -3, ये कह सकते हैं। तो ये 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लियर होगा किस प्रकार से एज रिलेक्शन कम हो रही है। इसके बाद सिमिलर जो चीज़ें हैं वो दी गई है कि छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम मंडल के कर्मचारियों का अधिकतम आयु वर्ष 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको हमेशा से डीएसपी बनना था, लेकिन आपकी सासों में जॉब लग गई, आपकी रैंक नहीं आई, आपकी सासों में जॉब लग गई। तो ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर अगर आप स्थायी अस्थायी शासकीय सेवक में से हैं तो आपकी एज 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मतलब अगर आप 33, अगर आपने मान लो आप 28 अपने 29 ईयर्स के उम्र में एग्ज़ाम निकाला, आप अनरिजर्व्ड से हैं, 28 तक आप डीएसपी बन सकते थे। अब ये हुआ कि आपने 29 में अनरिजर्व्ड में निकाला और आपको 700 अलॉट हुआ, ठीक। तो अब 700 अलॉट होने के बाद ये जो 28 का लिमिट था ये ब्रेक हो गया, ये अब 33 हो गया। तो अगर इसके बाद वो फॉर्म भरते हैं और 30 के एज में निकाल लेते हैं, तो जस्ट बिकॉज ये छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम मंडल के कर्मचारियों के अंतर्गत आगे डेफिनेशन में, नाउ इनका जो 28 का जो एज लिमिट था दैट हैज़ बिकम 33, अब ये डीएसपी बन जाएंगे। तो दोस्तों इसमें यह है कि अगर आप 28 ईयर्स के ऊपर हो गए हैं और आपको डीएसपी बनना है तो आप एक बार छत्तीसगढ़ शासन के किसी भी स्थायी अस्थायी शासकीय सेवक के डेफिनेशन में आ जाइए, तो आपको 5 साल का ऑटोमेटिक एग्जामिनेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप एक बार और फाइट करिए एग्जामिनेशन, और अगर आपकी रैंक आ जाती है देन यू विल बिकम डीएसपी, ठीक है। एक बार में डीएसपी बनना है तो 28 के अंदर निकाल लो। अगर 28 के बाद होश आया कि अब डीएसपी बनना है तो एक बार एक ऐसी जॉब ले लो जिसमें आप छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक के डेफिनेशन में आ जाओ, और उसके बाद आपकी एज लिमिट बढ़ जाएगी, उसके बाद आप डीएसपी बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हैक आपको समझ में आ गया कि 28 वर्ष से अगर आप ज़्यादा हो गए हैं और आपको डीएसपी की वर्दी ही पहननी है, पुलिस की वर्दी ही पहननी है, तो वो आप किस प्रकार पहन सकते हैं। तो दैट इज़ 2 स्टेप कि जॉब लगा लो गवर्नमेंट में, इस डेफिनेशन के अंडर आ जाओ, फिर पीएससी क्रैक करो एंड देन बिकम डीएसपी,
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें दिया हुआ है कुछ कुछ रेयर कंडीशन दी हुई है कि अगर छटनी हो गई तो किस प्रकार से होगा। सरकारी विभाग में तो छटनी का उतना कुछ आइडिया नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये बोल दिया है कि महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी। ठीक है, मतलब अगर अगर आप महिला हैं तो अगर आप 38 साल की भी हो गई हैं तो मैक्सिमम आपके लिए डेडलाइन है 38। उसके बाद अगर आप विधवा परित्यक्ता महिला है तो आपको फिर से 5 वर्ष की छूट मिलेगी, तो डेडलाइन हो गया 33। उसके बाद छत्तीसगढ़ के मूल निवासी में अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, सवर्ण पार्टनर हैं और आपने अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपति से सामान्य उच्चतर आयु सीमा वर्ष 5 वर्ष तक शिथिलहीन होगी। फॉर एग्जाम्पल आप अनरिजर्व्ड हैं, ठीक है। उसके बाद आपने 28 ईयर्स आपके हो चुके हैं, आपने 29 ईयर्स की उम्र में एक शेड्यूल्ड ट्राइब लड़की से शादी कर ली इस पर्टिकुलर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत, तो आपको यहाँ पे 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल गया। तो वही है 33 ईयर्स। तो आपने 29 में प्रिपरेशन चालू करी, 30 में क्रैक कर लिया एग्ज़ाम, तो भले ही आप अनरिजर्व से हैं लेकिन आपने इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत हो चुके हैं आप, तो आपको ये पर्टिकुलर चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब डीएसपी बनने के लिए 28 भले ही लास्ट लिमिट हो, लेकिन ऐसे कुछ कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे आप अगर उस पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आपकी जो एज लिमिट है डैट विल बिकम 33। तो दोस्तों डैट इज़ कह सकते हैं कि डीएसपी में एज बढ़ाने की कह सकते हैं कुछ कुछ कंडीशंस, जिसमें आप 28 ईयर्स के बाद भी डीएसपी बन सकते हैं इफ़ यू आर अनरिजर्व मेल। ठीक है। उसके बाद अगर कोई अब अवार्ड जीत गए हैं तो उसमें भी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट आपको दे दी जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है नेशनल इंटरनेशनल स्टेज में, तो उसमें 2 तरीके हो सकते हैं। या तो स्टेट गवर्नमेंट आपको खुद ही अपॉइंट कर दे कि आप डीएसपी बन जाइए हमारे स्टेट सर्विस में एज एन साइन ऑफ ऑनर, जो कि किया जा चुका है बहुत सारे एथलीट्स के साथ। जैसे असम में किया जा चुका है, हरियाणा में किया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी किया गया है बहुत टाइम्स में। तो एक चीज़ तो ये हो गया कि आपने बहुत ब्रिलियंटली इंडिया को, छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया है किसी स्पोर्ट्स में, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपको अपॉइंट कर दिया गया एज ए डीएसपी। या फिर आप अगर बहुत प्रतिष्ठित, मान लीजिए आप एथलीट रहे हैं और गुंडाधुर पुरस्कार जीत चुके हैं एंड आप रिटायर हो रहे हैं 29-30 ईयर्स के उम्र में अपने प्रोफेशनल करियर से, और आप चाहते हैं कि सिविल सर्विस में जाइए और आपको डीएसपी बनना है, देन वंस अगेन ये इस पर्टिकुलर अगर आपने अवार्ड जीता हुआ है तो आप 28+5 33 ईयर्स तक कंप्लीट कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद शारीरिक मापदंड, ऊंचाई के लिए पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर, महिला के लिए 155। सीना में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन ये सीना फुलाने वाला महिला अभ्यर्थी के लिए लागू नहीं है। आप डिसेबल्ड नहीं हो सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनना, स्लोली एक्सप्लेन करूंगा। विजन टेस्ट में अल्पदृष्टि नहीं होना है, मतलब यू कैन नॉट बी मायोपिक। ठीक है। अगर आपको दूर का नहीं दिखाई देता है चश्मे के बगैर, तो आप एक बार इसकी कंडीशन चेक करवा लीजिएगा अपने पास के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके। और साथ ही साथ समस्त रंगों के प्रति स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए। कलर ब्लाइंड नहीं हो सकते आप। मायोपिक नहीं होना है, कलर ब्लाइंड नहीं होना है। मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्राइटेरियाज फॉर डीएसपी, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के ऐसे 2 कंडीशन हो चुके हैं दोस्तों, जिसके कारण बहुत ही अच्छे रैंक वाले 2 स्टूडेंट्स 2018 पीएससी में, 2019 पीएससी में, और जहाँ तक मुझे खबर है 2020 पीएससी में बाहर हो चुके हैं और उनको कोई भी दूसरी पोस्ट नहीं मिली है। ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट आप करवा लीजिएगा अपने पास में जाके एंड मेक श्योर दैट यू आर नॉट कलर ब्लाइंड। मुझे लगता है कि सीजीपीएससी को इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में कि अल्प दृष्टि नहीं होनी चाहिए, ये इनको डिफाइन करना चाहिए। और इसका एक मेडिकल गाइडलाइन है वो दिया गया है, क्योंकि डीएसपी का जो टेस्ट होता है, मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, वो होता है मैकाहारा मेडिकल कॉलेज रायपुर में। तो एक बार आके यहाँ के डिपार्टमेंट्स में जो भी ऑप्थैल का जो डिपार्टमेंट का इंचार्ज है ऑप्थैल्मोलॉजी का, उनसे पता कर लीजिए कि क्या क्राइटेरिया है। क्योंकि अल्पदृष्टि नहीं होना, तो अल्पदृष्टि तो -1 पावर वाले भी होते हैं, -5 पावर वाले भी होते हैं, -10 पावर वाले भी होते हैं, -23 पावर वाले भी होते हैं। तो अब अल्पदृष्टि क्या डिफाइन कर रहे हैं वो बताइए। तो जहाँ तक मुझे पता है इंडिया स्टैंडर्ड से -6 डायोप्टर्स होता है, इसको एक बार पता कर लीजिए। इसके साथ कुछ कुछ और रिक्वायरमेंट्स होती हैं रेटिना की, कॉर्निया की फॉर डीएसपी। तो ये आप पता कर लीजिए कि क्या क्या कंडीशंस है। सीजीपीएससी को इसको मुझे लगता है कि इलाबोरेट करना चाहिए। इसकी एक गाइडलाइन है जो ऑल इंडिया लेवल पे इशू कर दी गई है, उसी को फॉलो करते हैं यहाँ के डॉक्टर्स।
तो मैकाहारा में जाकर पता कर लीजिए। आई विल ऑल्सो ट्राई ऑन माई एंड कि मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाऊँ वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी क्या चीज़ है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर आप डीएसपी नहीं हैं तो फिर एज लिमिट क्या है। देखो, अभी तक हमने क्या सीखा कि एज कैलकुलेट होगी 1/1/2022 के हिसाब से। ठीक, अगर आप डीएसपी हैं तो अनरिजर्व्ड है तो 28 तक कर सकते हैं। SC ST OBC हैं तो आपकी जो एज लिमिट है डैट विल गो 5 years अबव 33। अगर आप वुमेन हैं तो 10 साल बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा आपका 38। अगर आप परित्यक्ता या डाइवोर्सी या फिर विडो महिला है तो फिर वो 5 साल बढ़ जाएगा, दैट विल बिकम वंस अगेन 33। और उसके बाद हमने देखा है किस प्रकार से इंटरकास्ट मैरिज में अगर आपको अवार्ड हुआ है तो फिर आप 5 ईयर्स बढ़ा सकते हैं, वंस अगेन 33। और उसके बाद अगर आप किसी शासकीय कर्मचारी हैं तो वंस अगेन आपका जो एज लिमिट है वो 33 तक खुल जाएगा और आप डीएसपी बन सकते हैं। ये बात डीएसपी के लिए क्लियर हो गया। अब यहाँ पे उप पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य पदों के लिए निर्धारित आयु सीमा निम्नानुसार है। तो इसमें ये बोला है, मोटा मोटी बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट के डोमिसाइल हैं तो डैट इज़ 40 ईयर्स, अगर नहीं है तो डैट इज़ 30 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद अगर आप SC ST वुमेन है तो डैट इज़ 45 ईयर्स। अगर आप निशक्त जन है तो 5 साल और बढ़ जाएगा, 50 साल हो जाएगा। ठीक है, डोमिसाइल नहीं है 30 ईयर्स, डोमिसाइल है 40 ईयर्स, SC ST OBC है 45, वुमेन है तो 45। और इसके बाद अगर पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ है तो ये बन जाएगा 50। ठीक, तो कुल मिला के मिनिमम पॉसिबल ईयर्स 25 और मैक्सिमम पॉसिबल है 50। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना चाहिए। तो ये चीज़ है जो यहाँ पे दी हुई है दोस्तों, हाईलाइट करके रखा गया है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे निशक्त जन बोला है, निशक्तता से ग्रसित व्यक्ति को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब ये 5 वर्ष की छूट, अधिकतम आयु सीमा तो यहाँ पे 45 वर्ष बोल रहा है, अब इसको वो 40 मान रहा है, 45 अपने को देखना पड़ेगा, लेकिन अधिकतम आयु सीमा तो 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये लगभग 50 ईयर्स भी जा सकता है। नीचे देखते हैं, शारीरिक मापदंड ये दिया हुआ है कि पुरुष महिला का ऊंचाई कितना होना चाहिए। अगर आपके पास सो कॉल्ड कह सकते हैं कि अगर आपकी हाइट आपको डाउटफुल लग रही है, 1 सेंटीमीटर इधर उधर लग रहा है, तो ये पर्टिकुलर पोस्ट मत भरिएगा। इसमें जो एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है और मुझे लगता है कि इसका कोई लॉजिक बैठता नहीं है, डैट इज़ कि अगर आपको IPS बनना है तो डैट इज़ उसका जो हाइट सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट है 165 सेंटीमीटर है। वहीं अगर आपको DSP बनना है तो उसका रिक्वायरमेंट 168 सेंटीमीटर है। अब मुझे नहीं पता कि ये किस प्रकार से किया गया है, किस लॉजिक से किया गया है, बट द थिंग इज़ कि हो सकता है इसमें कुछ अमेंडमेंट करें। अब इसमें मुझे हो सकता है कुछ लॉजिक हो, डेट आई एम नॉट अवेयर ऑफ, बट राइट नाउ आई वुड से कि इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है कि DSP की जो हाइट है वो IPS के इक्विवेलेंट की जा सकती है। उसके बाद NOC, अगर आप किसी भी कह सकते हैं किसी भी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग निगम मंडल में काम कर रहे हैं तो आपको NOC लेना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, एप्लीकेशन लिख देना है अपने विभाग अध्यक्ष को कि मैं पर्टिकुलर एग्जाम में देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे NOC प्रोवाइड करने की महती कृपा करें, ऐसा करके लिख दो। तो इसमें कोई इशू नहीं होता है, लेकिन इसमें ये लिखा गया है लास्ट में, यदि अभ्यर्थी उपरोक्ता अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परंतु साक्षात्कार पश्चात चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भार मुक्त न किए जाने आदि के फलस्वरूप उसकी नियुक्ति निरस्त किए जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग शासन से संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो वंस अगेन इन्होंने कह दिया है कि NOC ले आओ, अगर आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है और आपका ऑफिस आपको रिलीज़ नहीं करता है और बोलता है कि भाई नोटिस पीरियड सर्व करो और उसके कारण कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। तो कुल मिला के अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयड है, तो आप कुल मिला के आज ही एप्लीकेशन लिख दीजिए कि मैं पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ और मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करने का कष्ट करें। ये लिख दीजिए, हमेशा इशू कर दिया जाता है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बस उसमें जैसे कुछ कंडीशंस लिखे होंगे कि ऐसा है कि हम आपको कोई छुट्टी नहीं देंगे, आपके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको करना पड़ेगा और
इस बीच में आपकी जो भी लीव है जो अप्लाई करेंगे वो किसी भी टाइम पे कैंसिल हो सकती है, बस इतना ही लिखा जाता है उसमें। ठीक है, सिंपल सा प्रोसीजर है, रूटीन वर्क है, मिल जाता है एनओसी, कोई दिक्कत नहीं होता छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में। नेक्स्ट, जाति प्रमाण पत्र की बात हो रही है, तो जाति प्रमाण पत्र में मैंने बता दिया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाकर तैयार रखें। क्योंकि ऐसा होता है कि इस जाति प्रमाण पत्र को तैयार करके इसलिए रखना चाहिए क्योंकि मेंस का जब आप फॉर्म भरते हैं और उसमें जैसे आप अपनी कैटेगरी क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हैं, किसने इशू किया है, कहाँ इशू हुआ है, प्लेस क्या है, वो सब डिटेल मांगता है। अगर वो डिटेल नहीं रहेंगे तो आपको बाद में दिक्कत होगी, फॉर्म भराएगा नहीं। तो अगर आप अभी से फॉर्म भरना चाहते हैं मेंस का, क्योंकि प्रीलिम्स के टाइम में तो नहीं पूछता है किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स का, बट मेंस के टाइम में आपके कास्ट सर्टिफिकेट के सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ लेता है, तो वो आपको वहाँ भरना होता है। उसके बिना प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी दोस्तों, तो ये आप कर लीजिएगा। अन्य निर्देश वही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डैट इज अभी फिलहाल आज के टाइम में कि प्रीलिम्स के एग्जाम की कोई भी मार्क लिस्ट जारी नहीं होगी। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, डिबेट का टॉपिक हो सकता है, लेकिन ये जो रूल है वो रूल है, या तो आप पास है या तो आप फेल है, किसी प्रकार का जो मार्क लिस्ट है वो प्रीलिम्स में रिलीज नहीं होगी। अभी तक प्रीलिम्स में कैसे रिलीज होता है, रैंक 1 से लेके रैंक 50,000 30,000 तक पहले रिलीज होता था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये मान के चलिए कि इसकी कोई भी मार्क लिस्ट नहीं आने वाली है। हो सकता है इंडिविजुअल बता दे, लेकिन ऐसा मेरिट के हिसाब से अरेंज तो आपको नहीं बताएगा, या तो अरेंज होगा तो जिगजैग मैनर में अरेंज होगा, जैसा कि 2020 के प्रीलिम्स का था। ठीक है, जैसे 2019 और 20 के प्रीलिम्स दोनों का था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद बहुत ही नॉर्मल सी गाइडलाइन है जो हर एग्जाम में होता है कि आपको उत्तर पुस्तिका को क्षति नहीं पहुंचाना है, तो हीरो नहीं बनना है, अपने इन्विजिलेटर से बहस नहीं करनी है, गाली नहीं करना है, मारना पीटना नहीं है किसी को, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ना आपको उनको थ्रेटन करना है। अगर वो कुछ बोलते हैं कर लो, अगर वो बोलेंगे कि दोनों पैर ज़मीन में रखो तो रख लेना, अगर वो बोलेंगे दोनों पैर टेबल में रखो तो रख लेना, अगर वो बोलेंगे कि एक हाथ ऊपर रख के डॉट भरो तो कर लेना। बहसबाजी से बचना, किसी प्रकार कंट्रोवर्सी मत करना, वरना अगर उन्होंने लिख के दे दिया कि इन्होंने अशिष्ट आचरण किया है, अपशब्दों का प्रयोग किया है, दुर्व्यवहार किया है, तो ये आपको दंडनीय माना जाएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ है, बिहेवियरल चीज़ है, मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं किसी भी तरीके से आपको कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से आपको मैं कुछ चीज़ करने या नहीं करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बस यही कह रहा हूँ, किसी भी कंडीशन में बहस नहीं करनी है इन्विजिलेटर से, क्योंकि अगर सामने वाला इन्विजिलेटर अपने पे आ गया तो आपके किसी भी एक्ट को वो अशिष्ट आचरण बोल सकता है, धमकी मार सकता है, शारीरिक क्षति पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, अपने निर्देशों की अवमानना कर सकता है दोस्तों। तो आपको बहुत रिस्पेक्टफुल रहना है अपने पर्टिकुलर इन्विजिलेटर से, आपको बहुत रिस्पेक्ट से बात करना है। अगर कोई भी दिक्कत है तो उसको बहुत ही जेंटल मैनर में बोलिए कि सर मेरा टेबल हिल रहा है, सर मेरा टेबल थोड़ा ठीक नहीं है, सर मेरे टेबल में गड्ढे हैं, मेरे को दूसरा टेबल मिल सकता है क्या, वो आपको दे देंगे। लेकिन जैसे पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती है, कई इन्विजिलेटर हो सकता है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट हों या अपने हिसाब से चलते हों, तो आपके किसी भी एक्ट को वो किसी भी बुरी तरीके से इंटरप्रेट ना करें। तो बी वेरी 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 रिस्पेक्टफुल टू द इन्विजिलेटर्स। ठीक है, कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि रिवैल कर डाल दिया तो पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना नहीं होगा, वरना ऐसे में तो कई सालों तक लोग अपने मेंस की कॉपी की रिवैल ही करवाते रहेंगे जब तक वो रैंक 1 नहीं ले आएंगे, तो उसको तो छोड़ो। उसके बाद ओम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, मंदिर वही बनेगा, ये सब नहीं लिखना है आपको अपने पर्टिकुलर आंसर बुकलेट्स में या अपने ओमआर शीट में, क्योंकि इसको प्रश्न चिन्ह या फिर कह सकते हैं कि आइडेंटिफाइंग मार्क मान के ये पर्टिकुलर इन्विजिलेटर आपके पर्टिकुलर ओएमआर शीट को या आपके मेंस के आंसर शीट को रिजेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ कोई स्केच पेन यूज़ नहीं करना है, हाइलाइटर यूज़ नहीं करना है, ग्लिटर पेन यूज़ करना है, स्पेशली लड़कियाँ जो थोड़ा ज़्यादा सजा लेती हैं कभी कभी अपने आंसर शीट्स को, सिंगल पेन से लिख लो। प्रीलिम्स के टाइम में ओनली ब्लैक पेन चलता है, मेंस के टाइम में ब्लैक और ब्लू दोनों चल सकते हैं, और दोनों ही कंडीशन में डॉट पेन चलता है। तो जो भी पहली बार चल रहा है तो अपने पायलट पेन्स को बाय कह दो अगले 2-3 सालों तक और डॉट पेन में आ जाओ। ठीक, उसके बाद दोस्तों स्क्राइब क्या होता है, अगर किसी का लो विजन है, ये ब्लाइंड है, या किसी के हाथ टूटे हुए हैं, या किसी का हाथ कट चुका है राइटिंग हैंड एंड ही इज़ नॉट एबल टू राइट, तो एक स्क्राइब की व्यवस्था होती है। स्क्राइब कुछ नहीं होता है, आपके साथ एक सहायक रहेगा
जो आपके लिए लिखेगा। तो इसमें कुछ कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं जिनको फुल करवाना है, और इनमें जो स्पेशल कंडीशन है वो ये है कि आप स्क्राइब अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो सकता है कि आप सीजीपीएससी के एग्ज़ाम देने आ रहे हो लेकिन आप ब्लाइंड हो, ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो, या फिर पिछले 1.5-2 साल में ऐसा हुआ कि ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो गया कि आपकी विजन ऑलमोस्ट चले गई 80% दोनों आंखों से। तो अगर आपका छोटा भाई 10th क्लास में है या फिर 12th क्लास के नीचे है, मतलब कुल मिला के जो एलिजिबिलिटी होती है ना उस एग्ज़ाम की, जैसे ग्रेजुएट है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री चाहिए ना, यही तो एलिजिबिलिटी सीजीपीएससी की। इसके नीचे की एलिजिबिलिटी वाला, फॉर एग्जांपल क्लास ट्वेल्थ में आपका छोटा भाई पढ़ रहा है, तो आप घर में उसके साथ प्रैक्टिस कर लिए कैसे कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, तो वो उसको बोलते हैं स्क्राइब। तो आप अपनी प्रेफरेंस से किसी भी स्क्राइब को चूज़ कर सकते हो, बस ये है कि जिसको आप चूज़ कर रहे हो उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं। प्रपत्र 1 2 3 दिया हुआ है, परिशिष्ट 1 2 3 इस प्रकार का दिया हुआ है। यस, प्रपत्र 1, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 और 4 इनको फिल करना है, और वे इन एडवांस फिल कर दो, क्योंकि इसमें कुछ कुछ लेटर्स होते हैं जो पर्टिकुलर कह सकते हैं मेडिकल अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उस एग्जामिनेशन सेंटर में भेजने होते हैं कि ये पर्टिकुलर इंसान है, ये इतना % डिसेबल्ड है, और इसके जगह में ये पर्टिकुलर इंसान इनकी मदद करेगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि जो स्क्राइब होता है, आपका जो हेल्पर होता है, वो आपका जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके नीचे का होना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि उसको हर घंटे के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो 3 × 20 मिनट्स, मतलब 60 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब बाकियों को 3 घंटे मिल रहे हैं तो इनको 4 घंटे मिलेंगे एग्ज़ाम लिखने के लिए। ठीक है, पहला तो ये है कि आपको फ्रीडम है, आप स्क्राइब अपने घर से ला सकते हो। दूसरा ये कि आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, या फिर 20 मिनट प्रति घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। और तीसरा जो है दोस्तों ये है कि प्रपत्र को फिल कर लेना है और अथॉरिटीज़ को भेज लेना है। ठीक, ये वंस अगेन रेयर कंडीशन है स्क्राइब वाली। इनको अलग से रूम में बैठाते हैं, और जैसे हमारा जो मेंस का एग्जामिनेशन हो रहा था फर्स्ट फ्लोर में हो रहा था, तो ये जो स्क्राइब वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनका लो विजन के कारण हो सकता है कोई हेल्पर रखे होंगे, तो उनको रखा गया था फर्स्ट या ग्राउंड फ्लोर में। ठीक है, तो इनके लिए अलग से रूम होता है, उनको ज़्यादा टाइम मिलता है, और आप अपने हिसाब से स्क्राइब रख सकते हो, गिवन कि आप ये फॉर्मेट्स प्रपत्र 1 2 3 इनको फुल करके जाओ। ठीक है, ओके। नीचे क्या लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्स सर्विस मैन है, जैसे SC ST OBC वुमेन, ये अपना रिजर्वेशन ना हर साल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो किसी ने SC कैटेगरी से AO ज्वाइन करा, फिर वो नेक्स्ट ईयर में SC कैटेगरी से DC के लिए भी अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने एक्स सर्विसमैन कोटे से एक बार नायब तहसीलदार ज्वाइन कर लिया है, देन ही विल नॉट बी एलिजिबल अगले साल एक्स सर्विसमैन कोटे से भरने के लिए फॉर्म। ठीक है, तो इट्स लाइक ब्रह्मास्त्र एक ही बार चलता है। एक्स सर्विसमैन कोटा एक ही बार चलता है, वो यूज़ करके अगर नौकरी लग गई है तो आप अब एक्स सर्विसमैन का फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। आप अनरिजर्व का उठा लो, SC ST OBC का उठा लो, लेकिन आप एक्स सर्विसमैन का सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हो। तो इट्स लाइक ब्रह्मास्त्र एक ही बार चलेगा। तो आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो मेक श्योर कि आपकी इसके पहले जॉब नहीं लगी हो उसी कोटे से, तब जाके आप अप्लाई करेंगे, वरना बाद में जाके हो जाएगा। अब इसमें एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? दैट इज़ ओनली आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इसमें पैरामिलिट्री फोर्स इसके अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। अगर आपने पैरामिलिट्री फोर्स में सर्व किया है दोस्तों, तो आप ये पर्टिकुलर कह सकते हैं कोटा यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेस। फाइनली यहाँ पे जो फीस है नहीं देना है। अगर आप बाहर के निवासी हैं तो आपको 400 देना पड़ेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल है तो आपको कुछ नहीं लगेगा, बस पोर्टल शुल्क देना है, इतना बात पक्का है। ठीक है, ये दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको पढ़ के मैं थोड़ा सा हंसा, थोड़ा नहीं थोड़ा जोर से ही हंसा। लोग CGPSC कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक भी आ जाए, तो उसमें CGPSC ने काफ़ी अच्छे से आपको लाइक रिप्लाई दिया है कि देखो दोस्तों, कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने एक व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले ही एक पत्नी जीवित हो, जिसकी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। मतलब ये प्रैक्टिकल जोक टाइप का है कि मुझे पता है कि तुम एग्ज़ाम एक बीवी के लिए कर रहे हो, लेकिन जस्ट इन केस अगर तुम्हारी 2 बीवियाँ हैं तो मैं नौकरी नहीं दूंगा तुमको। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो उसको देख सकते हैं। उसके बाद ये बोला गया है, जो जैसे DSP मैंने बताया था,
लड़का कलर ब्लाइंड निकला था। तो कोविड के टाइम पे क्या हो रहा था कि हॉस्पिटल्स काफ़ी बिजी चल रहे थे, तो इनका मेडिकल चेकअप उतने अच्छे से हो नहीं पाया था, लेकिन इनको ज्वाइनिंग दे दी गई थी। लेकिन बाद में जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो जब कलर ब्लाइंड निकला एक कैंडिडेट, तो उसको अपने सर्विस से डिस्पैच कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। इसमें लिखा गया है परंतु अब आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी। मतलब अगर मैंने आपको किसी पोस्ट में एंट्री कर दी और बाद में मुझे पता चला कि आप फिजिकली फिट नहीं हो, तो आप निकाल दिए जाओगे उस पर्टिकुलर पोस्ट से। फाइनल दोस्तों, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है जो आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाले रूल्स में। रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो इसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम निश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। कुल मिला के क्या है इसका सेंस, क्या है इसका सेंस ये है कि अगर आपने महिला के विरुद्ध कोई अपराध किया है या दोष सिद्ध ठहराया गया हो या फिर कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग हो, जब तक उसका डिसीजन नहीं आएगा आपको मैं अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दूंगा। एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बात करते हैं। लड़का लड़की है, ठीक है, लिव इन में रहते हैं, ठीक। लड़के का सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो गया और अपॉइंटमेंट लेटर जारी ही होने वाला था कि उसने अपने लिव इन पार्टनर से ये बोला कि देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे अब अलग शादी करना पड़ेगा, घर वालों के हिसाब से शादी करना पड़ेगा। तो द थिंग इज कि अगर वो लड़की उसके ऊपर मैरिटा या रेप के चार्जेस लगाती है कि इन्होंने मुझे शादी का वादा करके झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, इस प्रकार का अगर कोई एलिगेशन पुट करती है तो डैट विल बी चार्ज एज रेप, और उस पर जो एक्यूजेशंस लगेंगे वो मामला कोर्ट में जाएगा, और जब तक उनका कोर्ट से वर्डिक्ट नहीं आएगा दोस्तों तब तक उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका ये एक केस हो सकता है जो इस पर्टिकुलर रूल के अंडर यूज हो सकता है, ठीक। मतलब अगर कोई भी महिला के विरुद्ध कोई भी अपराध है जिसका सिद्ध दोष ठहरा गया हो या फिर कोई मामला पेंडिंग हो किसी कोर्ट में, तो उसका अपॉइंटमेंट रोक दिया जाएगा जब तक वो पर्टिकुलर केस है कोर्ट से डिसाइड नहीं हो जाता, उसका वर्डिक्ट नहीं मिल पाता। एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया दोस्तों। और फाइनली, न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो किसी सेवा या पद पर तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ये उतना रिलेवेंट नहीं है, बिहेवियर नहीं है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा बिहेवियर था, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे दोस्तों, ठीक है। फिर फॉर्मेट्स है वही स्क्राइब वाला, जो साथ में जो राइटर होता है, हेल्पर होता है। प्रपत्र 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी है शायद एक, यस। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट्स को देख लीजिएगा। ये राज्य सेवा परीक्षा नियम वैसी हैं जैसा कि हमको सबको पता है, उसमें कुछ ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं है। इसी को जो पहले के जो कंडीशन है उन्हीं को अलग भाषा में यहाँ पे लिख दिया गया है जहाँ तक मैंने पढ़ा है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आई थिंक किसी भी एडवर्टाइजमेंट की जो जान होती है, दैट इज सिलेबस दिया हुआ है, एग्जामिनेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है। बोल दिया है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव प्रकार की होगी। प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न होंगे, द्वितीय प्रश्न पत्र में योग्यता परीक्षा के 100 अंक होंगे। बता दिए, पहला पेपर जीएस होगा 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव नेचर का। दूसरा पोर्शन होगा मेंटल एबिलिटी का या रीजनिंग का या सीसेट कह सकते हैं, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, अंक 200 होंगे। ये इन्होंने बता दिया है। साथ ही इन्होंने बता दिया है कि न्यूनतम अर्हता क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यूनतम अर्हता बोल रहा है तो न्यूनतम जो अर्हता है वो 33% अंक है, दैट इज 33% अंक फॉर क्वालिफाइंग जो सीसेट में। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो टेक्निकल पॉइंट है वो वही पकड़ना है कि इट इज़ नॉट 1/3, इट इज़ 33। और ये बोल रहा है कि सीसेट में क्वालिफाई करने के लिए कैटेगरी वाले को 33% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो मिस कैलकुलेशन जो लोग करते हैं, स्पेशली SC ST और OBC वाले, दैट इज कि वो क्या करते हैं कि 1/3 मान लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनका जो 200 में आ जाता है डेट वो आ जाता है लगभग 66.66। ये होता है 1/3 के कंडीशन में। लेकिन इसमें बोला है कि 33% चाहिए मुझे,
तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है सीसेट में दैट विल बी 66। और अगर अगर आप SC ST या OBC से हैं दैट विल बिकम 23% ऑफ 200 एंड दैट विल बी 46। तो अगर आपको सीसेट क्वालिफाई करना है अनरिजर्व से तो मिनिमम 66 ले आओ। अगर आप SC ST या OBC से हैं तो आप मिनिमम 46 ले आओ। ये गलती बहुत बार करते हुए देखा है मैंने लोगों को 66.66 66.66 करके, बट दैट इज नॉट द केस। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर 33%, ठीक है, और आरक्षित वर्ग को 23%। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है, ये सीख लिए। मैं हर बार यही कहता हूँ कि जो मदर डॉक्यूमेंट होता है ना, वहाँ से जाकर चीज़ें पढ़ लो, सब कुछ आसान हो जाएगी, सब कुछ फिट हो जाएगा और सब कुछ बहुत ही आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट बताता है, एंड दैट इज़ माय फेवरेट पार्ट, सिलेबस। सिलेबस के लिए इतना ज़्यादा बुक्स हैं मार्केट में, इतने ज़्यादा फर्जी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट में कि मैं परेशान हो गया हूँ लोगों को बताते बताते कि जो सिलेबस है दैट इज़ ऑलवेज फ्रॉम योर एडवर्टाइजमेंट। तो फिजिकल इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। तो इसमें बोला है कि जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछेंगे, इंडियन ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस टेक है, इंडियन फिलोसफी है, करंट अफेयर्स है, इन्वायरमेंट है। तो दोस्तों जब मैं सिलेबस को देखता हूँ ना तो यहाँ से मेरे समझ में आता है कि ये पढ़ना है और इसके हिसाब से मैं प्लानिंग कर लेता हूँ। प्लानिंग कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कितने दिन बचे हैं, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है, उसके लिए नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। बट फॉर द टाइम बिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सिलेबस दिया होता है एडवर्टाइजमेंट में, इंडिया GS में ये 8 टॉपिक्स हैं जिनको ब्रॉडली हमको पढ़ना है। सिमिलरली छत्तीसगढ़ में ये 8 ब्रॉड टॉपिक्स हैं। लोग हर बार इधर से उधर ढूंढते रहते हैं, फर्जी वेबसाइट में जाके नोट्स में कोचिंग के फर्रों से पता करने की कोशिश करते हैं। बट द थिंग इज कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें हमेशा सिलेबस दिया होता है, तो यू हैव टू स्टडी योर सिलेबस। तो फाइनल दोस्तों, इंडिया GS का 11 पोर्शन है, CGGS का 11 सिलेबस है, CSET का ये सिलेबस है, और इसमें देखेंगे नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज और नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज भी आपको दिया गया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि मुझे लगता है कि कोई भी सीरियस एस्पिरेंट अपने दिन का एटलीस्ट जितने बार वो मुंह नहीं देखता होगा उतने बार सिलेबस देखता होगा, तो ये राज्य सेवा परीक्षा का मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है। मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस है, ये दिया हुआ है पेपर 1 2 3 4 5 एंड 6। नीचे दोस्तों अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, वही चीज़ों को इंग्लिश में लिख दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। एंड फाइनली दिस इज ऑल अबाउट CGPSC प्रीलिम्स के एडवर्टाइजमेंट का, CGPSC स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2022 के नोटिफिकेशन का। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, रिवाइज कर लेते हैं एक बार और, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज हमने देखी इन पर्टिकुलर चीज़ों में। तो द फर्स्ट थिंग जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने देखी है, एंड दैट इज़ कि प्रीलिम्स का डेट कब है, मेंस की डेट कब है, एप्लीकेशन कब खुलेंगे, कितने वैकेंसीज आई हैं, कैटेगरीज में क्यों नहीं आई हैं, कैटेगरी कौन कौन लगा सकता है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज कैसे कैलकुलेट करेंगे, DSP के लिए एज कैसे कैलकुलेट होती है, रिलैक्सेशंस कहाँ कहाँ पे, DSP के अलावा बाकी पोस्ट के लिए रिलैक्सेशंस क्या क्या हैं, एज लिमिट क्या है, मेडिकल कंडीशन क्या होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैसे होते हैं, सिलेबस क्या है, उसके अलावा हमको कितने पेन से लिखना है, नहीं लिखना है, खुद को कैसे कंडक्ट करना है, स्क्राइब या फिर जो आपका राइटर होता है उसके लिए क्या क्या हमको एप्लीकेशंस देने पड़ेंगे, भूतपूर्व सैनिक के क्या प्रोविजंस हैं, क्या आपकी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स या महिला के विरुद्ध कोई अपराध या सिद्ध दोष होने पे क्या आपकी अपॉइंटमेंट्स रुकी जा सकती हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स हमको देखने को मिले, और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिलेबस का, दैट इज़ किसी भी एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन का, कि दैट इज़ कि इसमें पाठ्यक्रम कैसा है, एग्जामिनेशन का जो स्टाइल है, पैटर्न है, वो कैसे होगा, प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है, ये हमने जानने की कोशिश करी दोस्तों। और ये भी सीखा कि किस प्रकार से एक जो एडवर्टाइजमेंट होता है या नोटिफिकेशन होता है, दैट इज़ द मदर ऑफ ऑल द डिटेल्स दैट वन नोज अबाउट दैट एग्जामिनेशन। आप किसी वेबसाइट में चले जाइए, आप किसी कोचिंग की वेबसाइट में चले जाइए, आप किसी कोचिंग में चले जाइए, आप किसी बुक स्टोर में चले जाइए, आप किसी भी यूट्यूब वीडियो पर सर्च कर लीजिए, हर कोई इन पर्टिकुलर PDF से ही नियम कानून बताता है आपको। तो अज्ञानी मत बनिए,
इस नोटिफिकेशन को प्रिंट आउट करवा लीजिए और एक एक लाइन को पढ़ लीजिए, स्पेशली अगर आप पहली बार ये एग्जामिनेशन दे रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट जान होती है किसी भी एग्जामिनेशन की, और फ्यूचर में अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ होता है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं इन ऑनरेबल हाई कोर्ट। पढ़ लीजिए दोस्तों। वंस अगेन बहुत बहुत बधाई। जोश से भर गए होंगे आप लोग, कई लोग नर्वस होंगे, बट डर के आगे जीत है। लगे रहिए। इसकी क्या स्ट्रैटेजी वीडियोस होंगी, प्लानिंग क्या होगी, कितने दिन बचे हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, इस पर तो मैं बातें करते ही रहूँगा। एडवर्टाइजमेंट आ गया, बहुत बहुत बधाई। रिजर्वेशन रोस्टर भी जल्दी आ जाए तो पेज कह सकते हैं कि इमेज क्लियर हो जाए। तो दोस्तों तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत ही शॉर्ट स्पैन में वीडियो बनाया है, बहुत ही जल्दी जल्दी पढ़ के वीडियो बनाया है। हो सकता है एक दो गलती इधर हो गई होगी, माफ़ कर दीजिएगा। कुछ होगा खुद से कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी यूजफुल फॉर यू। कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड। जय हिंद।